भाजपा सरकार के खिलाफ कंकर मुजारे ने भरा आम जनता में भयंकर जोश। वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर जनसभा को किया संबोधित। रेत माफियाओं से लेकर भाजपा समर्थित विधायक प्रदीप जायसवाल और शासन प्रशासन पर भी जमकर साधा निशाना। ये महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमको जगाना है जनता को। बालाघाट जिले की बहुत भाजपा वाले बहुत बोलते जय श्री राम जय सिया राम। राम के राज में पेट्रोल जो है 104 रुपया और रावण के राज श्रीलंका में जो है पेट्रोल आधा सस्ता। 100 दिन में हम काला धन लेके आएंगे। वो स्वीडन के स्विस बैंक से लेके आएंगे। 100 दिन में बोला था ना पिछली बार। और पहली बार उन्होंने क्या बोला था, फिर नोटबंदी किया तो बोले 21 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। वहाँ के विधायक को सांसद को घर गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं, रोक देते हैं और भगा देते हैं। ये ताकत आप में भी आना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये ताकत आप में भी आना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट विधायक, भ्रष्ट मंत्री, चोर मंत्री और चोर विधायक को गांव में मत घुसने दो। अगर ये हिम्मत नहीं कर पाते आप, गांव आपका है, नदी आपकी है, रेत आपकी है, सब कुछ आपका है। बाहर का जो माफिया आया हुआ राजद पाठक नाम का, यहाँ ठेका ले लिया है उन्होंने जबरन का, 60 गांठ करके 35 करोड़ में सिर्फ 60 गांठ करके। उस समय एक खनिज मंत्री था प्रदीप जायसवाल, और प्रदीप जायसवाल से 60 गांठ कर ठेका को औने पौने दाम में ले लिया। और आज जो है वो ठेका कम से कम 200 करोड़ में जाना था। आपको मालूम है रेत का ठेका पूरे बालाघाट जिले कम से कम 200 करोड़ में जाना था। वो कितने में गया? सिर्फ 35 करोड़ में। अगर इसकी जांच हो जाए तो प्रदीप जायसवाल और जो इसके ठेके में शामिल है वो सब लोग जेल में चल जाएंगे। जेल में अभी ये भाषण दे रहा नहीं यहाँ पर आकर के, जिन लोगों ने बुलाया जेल में चल जाएगा, जेल में यहाँ दिखेगा नहीं आपको। उसमें गड़बड़ी की हुई है, उसमें मनमानी की हुई है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने 20 मार्च को रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर बस स्टैंड में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा नीत मोदी और शिवराज सरकार के साथ ही जिले के रेत माफियाओं, शराब माफियाओं के साथ विरोधी दल के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। खासकर पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल पर उनका वर्बल अटैक सुनकर लोग अवाक रह गए। खनिज मंत्री पर माफियाओं के साथ साठगांठ कर जिले को बर्बाद करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। इसी तरह उन्होंने शासन प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए हाल ही में रानी दुर्गावती स्कूल के सामने वाली जमीन को माफियाओं से साठगांठ कर बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि किसानों और मजदूरों को इस सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा है। जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भाजपा नेताओं को गली मोहल्लों में नहीं भटकने दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह से शिवराज सरकार के मंत्रियों और विधायकों को लोग अपने गाँवों में घुसने न दे। रेत माफियाओं के खिलाफ सरेआम सड़कों पर उतर कर मोर्चा खोले, वरना आने वाले दिनों में कुओं और नदियों का पानी नहीं बचेगा, खेत बर्बाद हो जाएंगे और किसान मजदूर बनकर बेबसी की जिंदगी जीने मजबूर होंगे। आइए देखते हैं पूर्व सांसद का यह संबोधन। लेकिन इतनी मेहनत हम लोगों ने किया। वो मूर्तिकार ने बोला कि भाई साहब बहुत लोगों ने मूर्ति बनवाई है, लेकिन ऐसा आप जैसा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं ऐसा कभी ने हमको डायरेक्शन दिया, किसी ने ऐसा नहीं बनवाया। हमको आपने सही में मूर्तिकार बना दिया है। रखे रानी अवंतीबाई की मूर्ति बनाने के लिए मैं रुका, मैं चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति बनवाने भी वहाँ रुका 3 दिन, और शहीद भगत सिंह की भी मूर्ति बनवाने में 3 दिन रुका। हर एक्शन को दिया मैंने कि ऐसे बना ऐसे बना। कि इनकी बदौलत असली में जो है, इनकी बदौलत देश आज़ाद हुआ है, इनकी कुर्बानी से, इनके बलिदान से। जितने लोग बातें कर रहे हैं, कोई एमएलए बन रहा है, मंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, ये बन जाता कि भारत आजाद नहीं होता तो ये सब अंग्रेज के नौकर रहते हैं। कोई झाड़ू लगाता उनके घर में, कोई टट्टी साफ करता उनके घर में, अंग्रेज के नौकर रहते सब लोग। ये कलेक्टर है, एसपी, जो कलेक्टर एसपी बन रहे हैं, ये कलेक्टर एसपी बन पाते हैं? वो लेटरिन साफ करते रहते, कहीं झाड़ू लगाते रहते हैं। ये किसकी बदौलत हुआ है? ये हमारे महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बदौलत, उनके संघर्ष के बदौलत, उन्हें आहुति दी, तब देश आज़ाद हुआ। अब देश आज़ाद होने के बाद आज हालत क्या है? इसलिए हमको लड़ना पड़ा, इसलिए हमको आज आवाज़ उठानी पड़ी कि महारानी अवंतीबाई ने प्रेरणा दी हमको कि जहाँ अन्याय होगा, जहाँ भ्रष्टाचार होगा, जहाँ शोषण होगा, वहाँ पे लड़ो। यही हमको सच्ची श्रद्धांजलि है। यही रास्ते पर चलो
ये खाली हाथ पहना देने से रानी अवंतीबाई को और वहाँ खड़े हो जाने से और वहाँ बाजे बजा लेने से उनको श्रद्धांजलि होती है, उनको श्रद्धांजलि होती है। उनके रास्ते पर चलो, देश को बचाओ, भ्रष्टाचार से लड़ो, तब है ना सच्ची श्रद्धांजलि। ये बात है लड़ाई की लड़ाई आज, इसलिए हमने इसको सुना आज के दिन को। ये महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन हमको जगाना है जनता को बालाघाट जिले की, और पूरे जिले भर में हमने सब जगह संदेश भेजा, पॉम्पलेट भेजा। ऐसा नहीं है यहीं पर पूरा शिद्दत के साथ में, लेकिन बहुत दूर का इलाका है, वहाँ से कम लोग आए हैं। कोई बात नहीं है कि वहाँ तक बात चले गई है, जा चुकी वहाँ तक कि अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लूट हो रही है। वहाँ तक गया हमारा संदेश। ये लड़ने की सही रास्ता, जो अभी अनमन मुजारे बोल रहे थे कि कुछ लोग इसकी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, कुछ लोग जहर फैला रहे हैं, जो बहुत नालायक लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। अरे रानी अवंती को कार्यक्रम में तुमको करना है तुम भी कर लो, और हमको करना हम भी कर लेंगे, और किसी को करना वो भी करे। और अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात करें, वो तो और खुशी की बात है ना। इसमें नाराज़गी की बात है, हमको तकलीफ इस बात की है कि जो कार्यक्रम में जितने लोगों ने बैनर बनाया है, पैसे लगाया है, हज़ार लोग रुपए, और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो रेत चोर हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो राजनीति नहीं करते हैं, तो उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। तो उनको बचाओ, उनको बचाने के लिए, उनके बचाने के लिए होता है कोई। रानी अवंतीबाई कोई भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए नहीं लड़ी थी, वो देश को बचाने के लिए लड़ी थी वो। तो क्या प्रेरणा ले रहे हैं हम लोग उनसे हमको यह प्रेरणा लेना चाहिए कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो। ये इधर उधर की बात क्यों फैलाते हो, इधर उधर की बात क्यों करते हो आप? हमारा कार्यक्रम ठीक 3 बजे से था यहाँ पर, इधर ये जुलूस आया रानी अवंतीबाई का, हम रुके रहे कि इनको थोड़ा कर लेने दो, अपनी बात कर लेने दो। ये समझ में आया कि भाई बात जो है इनकी अभी नहीं ख़त्म होगी, इनका बाजा वाजा बजते रहेगा शाम तक के, तो हमारी तो बात हो ही नहीं पाएगी। फिर हमको अपनी बात को शुरू करना पड़ा। वजह ये बात भी देना जरूरी है आपको कि रानी अवंतीबाई ने क्या कहा है, क्या लड़ाई लड़ी है, उनका क्या सिद्धांत था, क्या प्रेरणा थी, वो बात जाना चाहिए आपके अंदर। उसकी हमने कोशिश की है इससे। तो ये सवाल साथियों आपसे, इसको जाकर के अपने दिल में लाओ, सिद्धांत में लाओ, संघर्ष की भाषा को बताओ कि रानी अवंतीबाई जो है किस लिए बलिदान हुई थी, किस लिए उनकी कुर्बानी हुई थी, ये बताना पड़ेगा। आज देश जो है गुलामी के कगार पे पहुंच गया, जो आज़ाद कराया भगत सिंह ने, रानी अवंतीबाई ने, और चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, अशफाकुल्ला खान ने। और वो देश जो है गुलाम होने की कगार पे पहुंच चुका है। बहुत मुश्किल में देश है, घूम रहे यहाँ से वहाँ। आज महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, 70%, 100%, जो 100 की चीज़ 200 हो गई। पेट्रोल डीजल का मनमाना दाम बढ़ गया, गैस का मनमाना दाम बढ़ गया। और आपको मालूम है जब से मोदी सरकार आई है, हमने पॉम्पलेट में भी लिखा हुआ है, 21.5 लाख करोड़ रुपए का जनता का जेब से पैसा निकाला, उन्हें लूटा है। एक टैक्स लगा के मन में 21.5 लाख करोड़। अब सोचो आप, 21.5 लाख करोड़, ये कितनी बड़ी राशि है। इसके पहले किसी ने इतना टैक्स नहीं लगाया था, इसके पहले किसी ने ऐसा लूटा नहीं था, या कोई भी आया हो नहीं लूटा था, कोई भी प्रधानमंत्री रहा किसी ने नहीं लूटा था। और पाकिस्तान में जो पेट्रोल जो है इनको रुपए में मिल रहा है, पाकिस्तान में जो हमारे बिल्कुल बाजू में है, बांग्लादेश में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है। बहुत भाजपा वाले बहुत बोलते हैं जय श्री राम, जय सिया राम। राम के राज में पेट्रोल जो है 104 रुपया, और रावण के राज श्रीलंका में जो है पेट्रोल आधा सस्ता। ये जय श्री राम है, ये जय श्री राम बोलते हैं, ये भारत माता की जय बोलते हैं, ये वंदे मातरम बोलते हैं। ये सारी झूठी बातें करते हैं, इनकी बात पे भरोसा नहीं करना, कभी सारी झूठी बातें करते हैं। तो सब जगह दाम जो कम, भारत में ज़्यादा महंगा, डीजल 100 रुपये के पास पहुंच गया, पेट्रोल 104 रुपये पहुंच गया, खाने बनाने गैस की कीमत डबल से ज़्यादा हो गई। आप सोचो आप जरा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहाँ की जनता को राहत दे रहा है, और यहाँ का प्रधानमंत्री जनता को और तकलीफ में डाल रहा है और परेशानी में डाल रहा है। हालत देखो आप जरा। और यहाँ से खैरात बांट रहे
रहा है। ऊपर से अभी जुनेद भाई ने आपको पढ़ के बताया कि बाहर के देशों को कितना कितना पैसा दिया है। खैरात में है वो, कर्जा नहीं है, ऐसी बात दिया रखो अपनी वाहवाही करने के लिए। ये लोग बोले बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, ताली बजाए उसके लिए, बहुत अच्छा है बोल करके ऐसा बोल, लेकिन उन्होंने पैसा बांट दिया है। अरे तुम्हारे घर में तो लोग मुसीबत में हैं, उनको पहले दूर करो फिर बाहर बांटना। पहले के पहले उसको पैसे बांट रहे हैं, यह हालत मचा हुआ है। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा आपको। अभी ये मनमानी के खिलाफ हमको लड़ना है। अभी किसान जो बैठा हुआ है दिल्ली में, वो बॉर्डर के ऊपर, टिकरी बॉर्डर पे, और भी 2-4 जगह बॉर्डर में बैठा हुआ किसान। अब किसान को बैठे हुए अपने आंदोलन में क्या मांग कर रहे हैं कि भैया किसान कानून जो बनाया है ये गलत है, इसको खत्म करो, इसको रद्द करो। जब किसान बोल रहा है कि इसको रद्द करो, तो फिर तुमको तकलीफ क्या हो रही है? जिसके लिए बनाया है वही बोल रहा है हमको ये कानून नहीं होना, फिर जबरदस्ती क्यों बना रहे आप? वो अडानी को, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको अरबपति बनाने के लिए ये कानून लाया है। और ये कानून से आपको मालूम क्या होने वाला है? ये कानून से होगा किसान अपने खेत में मजदूर बन जाएगा, और मालिक कौन बनेगा? ये अडानी, अंबानी, ये लोग मालिक बन जाएंगे। आप मजदूर बन जाओगे, मैं मजदूर बन जाऊंगा, सब लोग मजदूर बन जाएंगे। ये हालत है। इन्हें पहले के पहले कितना गोदाम बना रखा है, बड़े बड़े गोदाम, कोल्ड स्टोरेज कैसे पहले के पहले बना लिया इन्होंने। कानून तो पास हुआ बाद में, गोदाम इनके पहले बन गए। ये मोदी जो है पूरा पूंजीपतियों का काम कर रहा है, पूंजीपतियों के लिए मदद कर रहा है। अभी बताया जुनेद भाई ने, किसान का कर्जा तो माफ़ नहीं कर रहा है, लेकिन 5.5 लाख करोड़ रुपया वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ़ किया, 5.5 लाख करोड़। अब सोचो जरा, किसान का पैसा माफ़ नहीं किया, वो पूंजीपतियों का जो पहले से अरबपति है उनका पैसा माफ़ कर रहा, कर्जा उनका माफ़ कर रहा। सोचो जरा, उनको माफ़ करने की क्या जरूरत है? पैसा हमारा खून पसीने का कमाई का पैसा है, क्यों दे रहे उनको तुम? जिन्होंने हमारा शोषण किया, लूटा, उनको तुम पैसा का क्यों माफ़ करवा? उनका पैसा माफ़ करो। तो वो बिल ऐसे कानून है, उसको ख़त्म करना जरूरी है। और लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं वहाँ के किसान बैठ करके कि समर्थन मूल्य पे जो है धान का, गेहूं का, चना का, ज्वार का, मक्का का, इनका कानून बना दो। कानून तो कानून बन जाएगा तो उससे कम में कोई लेगा, बड़ा व्यापारी वो जेल में जाएगा ना वो। इसलिए वो बोल रहे कानून बनाओ तुम, चलो। और मोदी क्या बोल रहे हैं, उनकी सरकार क्या बोलती है? उनकी सरकार बोलती है समर्थन मूल्य चालू था, चालू है, चालू रहेगा। ये जैसे झुंझुना पकड़ाते हैं बच्चों को, अरे जब चालू रहेगा, चालू था बोले तो कानून क्यों नहीं बना रहे हो? कानून बनाना है फिर आपका, सच्चे हो, ईमानदार हो तो कानून क्यों नहीं बना रहे उसको आप? कानून नहीं बना, कानून बन जाएगा तो फिर बहुत खत्म हो जाएगी। ये झूठी बात कर रहा है कि था, रहेगा, है, ये झूठी बात कर रहा है। मतलब कानून बन जाएगा तो हटा नहीं सकता, वो मिलेगा ही पैसा, उतना नहीं कर रहा है। वो बॉर्डर पे बैठे बैठे किसान जो है 220 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे बैठे बैठे। सर्दी से, पानी की बौछार से, पुलिस की मार से 220 किसान शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अगर मोदी और मोदी के सरकार का कोई भी मंत्री वो जा गया नहीं बॉर्डर के ऊपर में, तो उनकी हालचाल पूछने, उनसे बात करने, उनसे चर्चा करने कोई भी नहीं गया। या सोचो, इतनी अहंकारी सरकार कभी देखा है आपने? इतनी अहंकारी सरकार कभी देखा? इतनी अहंकारी सरकार। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है, बॉर्डर पे किसान मर रहे हैं, आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जा रहा है, उसके कोई मंत्री नहीं जा रहे वहाँ पर। किसानों को सोच लेना चाहिए, गाँव गाँव में बात को फैलाओ। ये मोदी की सरकार किसान की सरकार नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपति की सरकार है। ये गांव गांव में बात को भिजवाओ आप, ये बहुत बड़ी बात है। लोकसभा में उनको श्रद्धांजलि भी दी गई, कोई मदद नहीं, उनकी हंसी उड़ाई गई, हर बार उनकी हंसी उड़ाई गई। इसको समझना पड़ेगा आपको। और आज़ादी के बाद लोकतंत्र इसलिए नहीं बना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान इसलिए लिखा था, संविधान में लिखा उन्होंने कि सबके साथ न्याय होना, सबको संपन्नता होना चाहिए, ये गरीब अमीर की खाई को बांटना चाहिए। जितने खाई हम नहीं देखेंगे, ये लिखा हुआ है संविधान में, फिर भी मनमानी कर रहे हैं, संविधान को बदलने की इधर चेष्टा कर रहे हो। अभी आपको बताया, उसको मान रहा है कोई? नहीं मान रहा उसको। यह बात पे आपको ध्यान देना है, ये मनमानी करने वाले लोग हैं,
ये बेईमानी करने वाले लोग हैं, या बेईमानी करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। क्या क्या बोला था मोदी सरकार ने, 100 दिन में हम काला धन लेके आएंगे, वो स्वीडन के स्विस बैंक से लेके आएंगे। 100 दिन में बोला था ना पिछली बार। और पहली बार उन्होंने क्या बोला था, फिर नोटबंदी किया तो बोले 21 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्था हम ठीक कर दें। 21 दिन की मांग किया था। उनका वीडियो निकाल के देखो जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कहा अगर नई व्यवस्था ठीक हुई तो चौराहे पर मुझे गोली मार देना। ये किसने बोला था? ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बोला था, चौराहे पर गोली मार देना। यार सोचो आप, जीएसटी लगा दिया, जीएसटी में लूट मचा दी पूरी। आज व्यापारी परेशान है, व्यापारी ज़्यादा पैसे ले रहे थे, हम भी परेशान हैं। व्यापारी अपने जेब से पैसा नहीं ले रहा, जो जीएसटी में जो लगाता है ना टैक्स अखरे, वो टैक्स हमसे वसूल करता है, लेकिन उसकी बिक्री कम होती है, इसलिए वो भी परेशान है। वो टैक्स कौन व्यापारी दे रहा था? जीएसटी का हमसे वसूल जाता है, आपसे वसूल जाता है जीएसटी का टैक्स। वो जीएसटी को लगा दी ऊपर से, और फिर महंगाई बढ़ा दी आप। और जीएसटी की बात है तो तुम डीजल पेट्रोल पर जीएसटी क्यों लगा रहे हो? ये हमने मांग की इसमें भी, जीएसटी पे जो है पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगा, क्यों लगा रहे हो आप? सब पे लगा, इससे क्यों लगा रहे हो आप? इस पर जीएसटी लगा देंगे तो उनको लूटना बंद हो जाएगा। जो आज मनमानी रेट बढ़ा रहे हैं ना, वो रेट बढ़ाना बंद हो जाएगा उनका, इसलिए लगा रहे हैं। इस पर आपको विचार करना, इस पर सोचना है। ये सरकार ने 7 साल में पूरा देश को जो है एकदम धकेल दिया है, कगार पर, एकदम समंदर के किनारे ढकेल दिया एकदम। कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं कहा है। ये बात पे आपको सोचना है, इस पर आपको चिंतन करना है, इसलिए बचना है आपको। वहाँ के किसानों ने तो यहाँ तक कर दिया है कि भाजपा का कोई भी आदमी को अपने घर में कोई खाना खिलाएगा, शादी ब्याह में बुलाएगा दिल्ली के आसपास, तो उसको 200 आदमी को खाना और खिलाना पड़ेगा हमारे। उस पर पेनाल्टी करो, उस पर दंड करो। इतना कट्टर वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में, पंजाब में। क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? सुन रही है सरकार? वहाँ के विधायक को, सांसद को घर गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं, रोक देते हैं और भगा देते हैं। ये ताकत आप में भी आना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब, ये ताकत आप में भी आना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट विधायक, भ्रष्ट मंत्री, चोर मंत्री और चोर विधायक को गांव में मत घुसने दो। अगर ये हिम्मत नहीं कर पाते आप, गांव आपका है, नदी आपकी है, रेत आपकी है, सब कुछ आपका है। बाहर का जो माफिया आया हुआ राजद पाठक नाम का, यहाँ ठेका ले लिया है उन्होंने जबरन का, 60 गांठ करके 35 करोड़ में सिर्फ 60 गांठ करके। उस समय एक खनिज मंत्री था प्रदीप जायसवाल, और प्रदीप जायसवाल से 60 गांठ कर ठेका को औने पौने दाम में ले लिया। और आज जो है वो ठेका कम से कम 200 करोड़ में जाना था। आपको मालूम है, रेत का ठेका पूरा बालाघाट जिले कम से कम 200 करोड़ में जाना था, वो कितने में गया? सिर्फ 35 करोड़ में। अगर इसकी जांच हो जाए तो प्रदीप जायसवाल और जो इसके ठेके में शामिल है वो सब लोग जेल में चल जाएंगे। जेल में अभी ये भाषण दे रहा नहीं यहाँ पर आकर के, जिन लोगों ने बुलाया जेल में चल जाएगा, जेल में यहाँ दिखेगा नहीं आपको। उसमें गड़बड़ी की हुई है, उसमें मनमानी की हुई है। ये सब रेत माफियाओं के साथ में है, रेत चोरों के साथ में है ये लोग, मतलब। और इनकी सबकी पार्टनरशिप है, इसलिए नदी से, नाले से, गड्ढे से सबसे रेत निकाल रहे हैं। मालूम है आपको? अभी कल मुझे फोन आया था लाल बर्रा का, वो बोले धर्माना के नाले जो है, नाले की भी रेत निकाल रहे हैं, हर्ष की रेत निकाल रहे हैं, सब जगह से रेत निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कोई बोल रहा है? ये खनिज निगम का प्रदीप जायसवाल जो अभी अध्यक्ष बन गया है, पहले मंत्री था और मंत्री के बाद में अब चपरासी बन गया है। पहले मंत्री था और मंत्री के बाद में चपरासी बन गया, सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए, जो उसका पैसा जो रुका पड़ा है ना रेत ठेकेदार के पास, उसको वसूल करने के लिए चपरासी बन गया। फिर चपरासी सही है। अरे इतना भी नीचे मत गिरो पैसे के लिए और पद के लिए, कुछ तो स्वाभिमान रखो आपका। जो आदमी मंत्री रहा हुआ है वो चपरासी बन रहा है। बताओ जरा, सोचो आप जरा, कितनी शर्मनाक बात है। और हमारे जिले का, इसलिए हमको भी शर्म आती है कि हमारे यहाँ चुना हुआ आदमी इतनी बेशर्मी के साथ में ऐसी हरकत कर रहा है। सोचो जरा बात, ऐसे लोगों ने चंदा ले लिया का मनमाना, 2 लाख रुपए, उसको बुला के भाषण करा दिए। इतना ही बर्बाद उसमें बुलाने के लायक है क्या? रानी ओंतीबाई के बलिदान दिवस पर ऐसे लोगों को आने देना चाहिए क्या? अरे रानी ओंतीबाई ने तो इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ा है ना, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, गुलाम बना रहे थे, अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, हेरा, तभी तो लड़ी रानी ओंतीबाई। ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए कार्यक्रम में, अच्छे लोगों को बुलाना चाहिए, उसमें क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अभी चंदन नदी वाराणसी का
गंगा नदी और सब नदी, जब ये खनिज मंत्री थे मनमाना लूट हुई। मैंने एक जगह पर जो नानू कावरे का भाई का हर्ष कंस्ट्रक्शन नाम का जो डंपर था, एक जागपुर गांव में, अभी जागपुर के लोग यहाँ पर है, ये मंजारा जागपुर, मैंने खुद में जाके पकड़ा 3 डंपर, एक जेसीबी मौके पर, अब एक डंपर मैंने पकड़ा। कलेक्टर को फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया, इनके इसको भेजो जल्दी से, इनको पकड़ो, इनको जब्त करो, इनको अंदर करो। मैंने प्रदीप जायसवाल को फ़ोन किया, उस समय मंत्री थे प्रदीप जायसवाल, मैंने कहा इस पर कार्रवाई करो, ये हाथ पकड़े हुए हैं। तो बोलता देखता हूँ। क्या देख रहा है? वो दिए में बाती जला के देख रहा है क्या है? देख के रहा है। हम बता रहे हैं मौके में पकड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उस डंपरों को रास्ता करो, और जो लोग उसमें हैं, जो मालिक लोग, उनको जेल में डालो। तो नानू कावरे का जो भाई राजकुमार कावरे, जो अभी राजकुमार, जो नानू कावरे भी मंत्री बन गया है, सिराज कौर को दूसरा आदमी नहीं मिला, जिसका डंपर रेत की चोरी पकड़ा रहा है, उसको मंत्री बना रहा है। ये सोचो तो जमाना क्या चल रहा है, जिसका डंपर रेत की चोरी पकड़ा गया है उसको मंत्री। अब सोचो, तो जो और बड़ी से बड़ी चोरी करेगा भाजपा मुख्यमंत्री बन जाएगा। छोटी चोरी किया रेत की तो मुख्यमंत्री बन गया, कोई बड़ी चोरी कर लेगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा तुम्हारा। ये भाजपा का सिद्धांत, ये भाजपा का विचार, ये भाजपा का सोच। तो मैंने कहा पकड़ो। तो फिर प्रदीप जायसवाल ने कोई कार्रवाई नहीं किया, गोल मोल करके कलेक्टर ने जो है लगभग 6-7 लाख रुपए उसका फाइन कर दिया, और वो डंपर को छोड़ दिया, जेसीबी को छोड़ दिया। भरा डंपर जयपुर में, अभी डंप करके वहाँ से जा रहा था माइंस में पकड़ने का, और यही प्रदीप जायसवाल था उस समय मंत्री, अभी बन गया वो खनिज निगम का अध्यक्ष। यार सोचो क्या हो रहा है बालाघाट जिले में, कौन आपके लिए करेगा, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कोई कुछ चिंता कर रहा है कोई? इसका विरोध होना चाहिए, होना चाहिए जमकर। पूरी नदी बर्बाद हो गई, चंदन नदी को देखो, गंगा को देखो, देख के आंसू निकल जाता, आंसू ऐसा जैसे गिधार नहीं छीनती, गिधार जो मरा जानवर रहता है, गिधार उसको कैसे नोचती है, पूरा पसली निकाल देती, हड्डी हड्डी सब पूरा, ऐसा नदी को कर दिए हैं। अब देख लो ना आजू बाजू, कहीं भी देख लो आप, इस तरह से कर दियो। नदी जो है हम उसको गंगा माँ बोलते हैं, गंगा माँ को प्रदीप जायसवाल नोचवा रहा है, सोचो जरा, खा रहा है राजेश पाठक से मिल करके 2500, 3000, 3500 तक रेट जा रही। बताओ जरा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बन रहे हैं, मकान बन पाएंगे क्या गरीबों के? बन पाएंगे? किसी कीमत पर नहीं बन पाएंगे, इसलिए दूर रह जाएंगे। 900 रुपये ग्रेड, रॉयल्टी कितनी उसकी? रॉयल्टी है 125 रुपया घन मीटर, एक ट्रैक्टर में आता 3 घन मीटर, 375 रुपया, 500 उसमें ट्रैक्टर का और जोड़ लो, कितना हो गया? 875, 25 रुपये और जोड़ लो, इनके आदमी का 25 रुपये और जोड़ लो, इनका दारू वारू पीने का, मुर्गा और खाने का, एक ट्रैक्टर पे, एक दिन का नहीं, एक ट्रैक्टर पे जोड़ो आप, कितना हो गया? 900 हुआ ना? अरे पूरा 900 हुआ कि नहीं हुआ? 25 रुपये जोड़ दो तो हालांकि 10 रुपये में हो जाए, क्योंकि एक ट्रैक्टर पे एक ट्रिप पे है ये। तो दिन भर में कितनी ट्रिप लगती? 100 ट्रिप दिन भर में, कम से कम, उससे भी ज़्यादा। कितना पैसा होगा उनके पास में? तो 900 रुपये में उनको मिलना चाहिए थे। जो रेट 8 से 10 साल पहले कितने मिलती रेट? 300, 400, अब 3000, 3500 में जा रही है। देख बताओ, गांव वाले लोग तरस रहे रेत के लिए, गाँव से नदी बह रही है, उनका ठेका नहीं है वहाँ पर राजेश पाठक का, वहाँ भी इसके गुंडे लोग जाके वहाँ राइटी काट रहे, गुंडे लोग। आपको मालूम 1500 की राइटी, 1200 की राइटी, जहाँ रेत का ठेका ही नहीं हुआ इनका वहाँ पे। अरे राजेश पाठक की बाप की है कि वो घाट क्यों काट रहे हैं वहाँ पे आके? गाँव के लोग रोको गाँव के लोग उसको। और ये घबराना नहीं कि कलेक्टर नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, कोर्ट नहीं सुन रही, सरकार नहीं सुनी, कोई ये चिंता नहीं आपको, अपना काम करो। नहीं सुन रहा उसकी परवाह मत करो, सुनता नहीं जी उससे मत निराश मत हो, उसकी लड़ो, उसके लिए रोको वहाँ पे। ये कलेक्टर सब नौकर लोग आपके, कलेक्टर एसपी कौन है? जनता नौकर है, नौकर लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा है एक नंबर का राजा बदलते रहता है, चाहे कांग्रेस पार्टी आती है या फिर भारतीय जनता पार्टी आती है, तो राजा एक नंबर का कौन होता है? जो चुना हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो बदलते रहते हैं। लेकिन 2 नंबर के जो है ये पुश्तैनी गुलाम है, कलेक्टर एसपी, ये नहीं बदलते, ये वहीं बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इनको बदलो, इनको ठीक करो, इनका जो चेहरा गोल मोल हो गया, लाल लाल हो गया, पेट भी थोड़ा बड़ा हो गया, इनको चिपकाओ, इनको पेचकाओ, इनको चिपकाओ, इनको पेचकाओ इनको। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा है पेचकाओ इनको, आप सब ठीक हो जाएंगे। फिर
अरे गुलाम लोग है, गुलाम, कुछ नहीं गुलाम। पूरे मध्य प्रदेश भर के लोग जो है कलेक्टर इसके सब गुलाम है। ये तो ये बड़ी बड़ी चीज़ है क्या? अभी यहाँ जिसको चुनता हो जाता है कलेक्टर साहब पर खड़ा रह रहा है। ये काय के जनप्रतिनिधि आपके, जनप्रतिनिधि आपके, ये ऐसी हालत मची बालाहाट के अंदर, मालूम आपको? ये अम्बेडकर जी चौक के पास में, वहाँ पे मालूम आपको, और रानी दुर्गावती जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके गेट के सामने पुलिस थाने को जाती है ना रोड, उधर पुलिस थाने का आगे से गायखुरी अम्बेडकर चौक पे, वहाँ पे स्कूल के सामने चिपकी हुई प्लाट है। चिपका हुआ प्लाट को बेच डाला, शिवराज सिंह ने बेच डाला। पैसे की बहुत कंगाली आ गई, वो भूखा मर रहा है, सरकार उसकी भूखी है, क्या खाने को मोहताज है। उसको बेच डाला 8.5 करोड़ में, और उसमें भी हेरा फेरी की है, उसमें भी हेरा फेरी की। उसमें भी आपको मालूम है, पहले टेंडर हुआ, उसको बिना कारण के निरस्त किया। हालांकि मैं शुरू में लेटर लगा के, चिट्ठी लगा के, और हमने कलेक्टर को चिट्ठी दी है कि इसको रोको, भोपाल में चिट्ठी भेजाऊँ कि इसको रोको, जनता की संपत्ति है, इसको क्यों बेच रहा हो? आबादी बढ़ेगी, बच्चे आएंगे, स्कूल बनेगा, वहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ पर उनके काम का है। स्कूल चिपक के खिड़की बंद हो जाएगी, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। वो माल बनने के लिए कौन ने लिया है? राजद पाठक है और 1-2 पत्रकार लोग इसमें हैं, बड़े पत्रकार लोग। अरे को पत्रकार नहीं है, अकल वकल कुछ नहीं उनको, जो उसमें पार्टनरशिप में शामिल है, कोई अकल उनको नहीं है। वो लोगों ने मिलकर ले लिया ठेका, ठेके पर नीलाम में, बोली लगा कि नीलाम में ठेका नहीं, मैंने गलत बोल दिया, पूरी खरीद लिया है, जरा बताओ आप। और शिवराज सिंह सरकार ने पूरे प्रदेश की ज़मीन बेचने को निकाल दिया है कि कंगाली बहुत आ गई है, भुखमरी बहुत आ गई, इधर को क्या बोलते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, खजाना खोल देंगे, बालाहाट का विकास कर देंगे, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते तो चुनाव नामा के बोलते, किन बोलते आप? कितने बार बोलता है? अरे वोट लेने के लिए चुनाव में, अरे कोई पैसे की कमी नहीं, मैं सब कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, सब कर दूंगा। अब वो ज़मीन बेच रहा है, ये ज़मीन को आज तक कोई सरकार ने नहीं बेचा, इसके पहले वो ज़मीन बेच रहा है। सरकारी ज़मीन कभी सुना बिकते हुए? अरे सरकारी ज़मीन बिकते कभी सुना के तुमने? अपने पिताजी लोगों से ही पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे नहीं, ये पहली सरकार है। ये सरकार किसकी है? ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार नहीं है, ये भाई लोगों की सरकार है। अब ज़मीनें बेचना, ज़मीन से पैसा कमाना उनको, तो ज़मीन में बोलते हैं। ये बालाहाट का जो कलेक्टर है, ये 6 एकड़ का हाथा में रहता है। हाथा का मतलब समझते हो ना? मैं ज़रा देहाती आदमी हूँ, हाथा में रहता है वो, क्या 6 एकड़ के हाथे में रहता है, बंगला बना के। सोचो जरा, उतनी जरूरत है क्या उसको? एसपी कितने में रहता है? एसपी रहता है 10 एकड़ के हाथे में रहता है, 10 एकड़ के हाथे में। तो मेरा कहना है शिवराज सिंह से, मुख्यमंत्री से, कि ये जो एसपी का बंगला जो जहाँ बना 10 एकड़ में, उसको ज़मीन को बेचो और एसपी को बंगला बना के दो पुलिस लाइन में, वहाँ उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, पुलिस रहती है, जब पुलिस लाइन में पुलिस ही रहती है तो अलग से सुरक्षा भी लगेगी, तो वहाँ सुरक्षा हो जाएगी। तो वहाँ बेचो ना उसको, और एक मकान बना के दे दो उसको, जैसा मकान बोलता वैसा मकान बना के दो एसपी को पुलिस लाइन में। और कलेक्टर के बंगले के पीछे में कलेक्टर का बंगला बना दो, या कलेक्टर का बंगला बेचो ज़मीन सहित, इससे कम से कम 150 करोड़ रुपये मिल जाएगा शिवराज से। ये 2 बंगला बेच देगा, 150 करोड़ मिल जाएगा। तो उसको भुखमरी बहुत होती है, इससे भुखमरी बहुत दूर हो जाएगी उसकी, बेचो उसको। और ऐसा ही जो है पूरा मध्य प्रदेश में कलेक्टर एसपी का जो बंगला है वो सब बेचो, तो कितना पैसा आ जाएगा? अरबों रुपये आ जाए, अरबों रुपये बेचो ऐसा। और उसके आगे मैं और बढ़ता हूँ कि मुख्यमंत्री का जो निवास है भोपाल में है ना, शामली हिल में, वो मुख्यमंत्री के निवास में बहुत बड़ा रकबा है, उसको भी आधा बेच डालो, आधी ज़मीन बेच दो। उसकी मुख्यमंत्री उत्तर क्या लगता है, क्या करता है वो क्या लोट के सोता है क्या वहाँ से वहाँ तक के? क्या करता है? रात भर लोटता जाता है, लोट ठोक रहा है। उसको आधा बेचो और उसको भी बेच करके पैसा ला के तुमको जो करना है तुम कर लो, जो करना तुम करना, लूटना है, क्या करना है, कैसा करना तुम कर लो। अरे ठीक है कि नहीं मेरा प्रस्ताव? ठीक है कि नहीं आपको? ठीक है तो हम बोलो, गलत है तो गलत बोल दो। मेरा ये प्रस्ताव, मेरा पिता ज़मीनों को बेच डालो इनको बंगला बना के दे दो, कैसा कलेक्टर कैसा बंगला बनाओ दे दो उसको। वो अंग्रेजी लेफ्टिन बनाना लेना है कि इंडियन लेफ्टिन बनाना लेना, कैसा बनाना है एसपी कलेक्टर को बना दो, कोई हमको उसमें इतराज़ नहीं है। लेकिन ये बड़े बड़े जगह में क्यों रह रहे हैं? ये पूरे मध्य प्रदेश से कलेक्टरों का बंगला, एसपी बंगला को बेचो आप, निकालो ज़मीन को आप। अरे स्कूल के पास की ज़मीन हमारी क्यों बेच रहे हो? हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उसको क्यों बेच रहे हो? अभी तो किसी ने बेचा, तुम बेच रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको लेकर भी अभी हाईकोर्ट में हम जाएंगे, एक रिट लगाएंगे हाईकोर्ट में।
बाजार की जमीन बेच रहे हैं उसका रेट लगाएंगे। अभी हमने पहले शिकायत कर दी, सबसे पहले किसी ने शिकायत नहीं किया साथियों, कोई नहीं सोचता है। और ज़मीन की मिली है क्या, रेट माफियाओं को मिली है। 60 गार्ड से नीलामी उसकी ऑनलाइन हुई, ऑनलाइन। और ये ऑनलाइन भी पूरा फर्जी है। ऑनलाइन का मतलब ये मत समझना कि पूरी ईमानदारी से काम होता, पूरा फर्जी है। ऑनलाइन कैसे करते मालूम है? ऑनलाइन ऐसे करते हैं, जो लोग लेने के उनके दलाल लोग हैं, जो उनसे मिली भगत है, उसको तो करने देते, भेजने देते हैं। और दूसरा कोई करना जाता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, या उसको दबाव के देकर रोक देते हैं कि तुम मत डालो, ऐसे लग जाते हैं। तो ऑनलाइन बहुत बेकार है। ये हालत बची हुई यहाँ पर अभी। तो ज़मीन बेच रहे हैं, तो सोने तो ज़मीन बेचने वाले। अभी ये बेरोजगार के बारे में बात कर रहे थे हम। अभी ये जो LIC BSNL वो लाल किले में बिक गया, जहाँ से मोदी अभी जो है भाषण देता है 26 जनवरी को 15 वो भी बिक गया है, मालूम है आपको? लाल किला चला गया। रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, हवाई जहाज का अड्डा बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, सब बिक गए। फिर क्या बचा? जो प्लेटफॉर्म का टिकट था 5 रुपये पहले, तो भाजपा ने किया उसको 10 रुपये किया ना, 10 रुपया। और 10 से भी कितना हो गया, 50 रुपया। अपने घर परिवार के लोगों को, रोजगार को अपने स्टेशन पे उनको छोड़ने नहीं जा सकते, और वो आ रहे तो उनको लेने नहीं जा। 50 रुपये पर टिकट कटाना पड़ेगा आपको। इतना पैसा कोई देगा क्या? 50 रुपया हराम का पैसा आएगा। 50 रुपया एक मजदूर को दिन भर में जब कमाता, बहुत मुश्किल 200-250 तो मिलता है, बहुत मुश्किल से दिन भर पसीना बहाता, तब मिलता 200-250 रुपया। वो 50 रुपये टिकट कटा कर 10 हज़ार छोड़ने जाएगा, या अपने माँ बाप को लेने जाएगा, या मिलने जाएगा? कहाँ से लेगा इतना पैसा? सोचता है ये मनमानी चल रही है। इस पर सब सोचो जरा, बात को समझो जरा। आप समझदार हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर सोचो, मंथन करो, चर्चा करो। गाँव में सब चीज़ बैठ जा रहा है, कुछ बचा नहीं है। खरीदा क्या इनने? खरीदा कुछ नहीं, एक ही चीज़ खरीदी इनने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, अदालतों को खरीद लिया है। और बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करके और उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, बस यही काम हो रहा है। अदालत खरीद लिया। ये बात को आपको बहुत गंभीरता से विचार करना कि इतनी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, आदमी जीवन नहीं जी सक रहा, गुजर बसर नहीं कर पा रहा है, मुश्किल में है। इतना महंगा लीटर, इतना महंगा डीजल और इतना महंगा पेट्रोल। अभी हम भी दौरे पे जाते हैं, हमको सोचना पड़ता है। कभी हम 10 लीटर भराते, कभी 15 लीटर भराते, समझे ना? भी जब आपसे मिलने जुलने आने जाते बहुत मुश्किल है, बहुत मुसीबत है।